हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार BK क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से इंटरेस्ट के रूप में कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल BK क्लासेज पर SSC GD के लिए मैथ, रीजनिंग और GS की निरंतर क्लासें अपने क्रम में आगे चल रही हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हमारी ज्योग्राफी की क्लास अपने धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ रही है और हम टॉपिकों को कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है जलवायु। उनका चैप्टर चल रहा है हमारा यहाँ पर चैप्टर जलवायु चल रहा है, जो अपनी अंतिम स्टेज में है ज्योग्राफी की। शायद इसमें जलवायु की आज के बाद में एक क्लास और होगी, उसके बाद में जलवायु चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसके क्या करेंगे, इसके हम MCQ करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, हमने हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर करा है। किस तरह से क्लियर करा है, हमने अपने हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर करा है और उससे संबंधित MCQ को भी लगातार करते हम रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज के हमारे टॉपिक क्या होने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भैया, आपसे बता दूँ। देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था भाई, हम बात कर रहे थे पवनों के बारे में, हवाओं के बारे में कि हवाओं की दिशा कौन सी होती है, कौन सी हवा किस दिशा में चलती है। तो हमने पढ़ा था कि हवाएं कौन सी होती हैं, हवाएं हमारी 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। तो जो पवनें होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था जो हमारी पवनें होती हैं, क्या होती हैं, हमारी पवनें होती हैं, हमने पढ़ा था वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, स्थायी पवन पढ़ी थी, स्थायी पवन हमने पढ़ी थी। दूसरे नंबर की पवन कौन सी है हमारी, जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं, वो हमारी सामयिक पवनें हैं। सामयिक पवनें हैं। नंबर 3 वाली पवनें कौन सी होंगी, ये हमारी स्थानीय पवनें होंगी, ये हमारी स्थानीय पवनें होंगी। तीसरे नंबर की तो मैं आपसे बात करूँ कि जो हमारी SSC GD के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि कोई सा है तो इनमें स्थानीय पवनें SSC कांस्टेबल लेवल में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी कौन सी है, स्थानीय पवनें हैं। स्थायी पवनें विशेष और प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है स्थायी पवनें। और जो सामयिक पवनें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में, यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें 3 नंबर वाला टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा नंबर 2 का टॉपिक है सामयिक पवनें, आज हम इन्हें क्लियर करने वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि स्थानीय पवनें में कौन सी पवनें होती हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा पवनें, पछुआ पवनें पढ़ी थी हमने। कौन सी पवनें हमने यहीं पर पढ़ी थी, पछुआ पवनें। यहीं पर हमने कौन सी पढ़ी थी, यहीं पर हमने पढ़ी थी पूर्वा पवनें। यहीं पर हमने कौन सी पढ़ी थी, यहीं पर हम पढ़ चुके थे ध्रुवीय पवनें। आप मुझे बताएं, आपको ये 4 पवनें जो मैंने स्थायी पवनें बताई थी, क्या उनसे संबंधित आपको किसी एग्जाम इन 4 पवनों से संबंधित आपको कोई समस्या है? मेरा मानना यह है, यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम कौन सी पवनें पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सामयिक पवनें। सामयिक पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो समय के अनुसार अपने दिशा में परिवर्तन करती है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सामयिक पवनें मतलब समय के अनुसार चेंज होने वाली पवनों को क्या कहते हैं, हम सामयिक पवनें कहते हैं। समय के अनुसार, समय और स्थिति के अनुसार जो पवनें चेंज होती हैं उन पवनों को साम्य पवनें कहते हैं। और जो स्थायी पवनें हैं वो जिस दिशा में चल रही हैं वो इसी दिशा में चलेंगी। यदि कोई पवनें जो हैं गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर ही चलेंगी। यदि कोई पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं तो पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलेंगी। उनका कारण मैंने आपको ग्लोब पर स्पष्ट रूप से बताया था। क्या बताया था, स्पष्ट रूप से ग्लोब पर उन पवनों का कारण चलने का बताया था। तो आज हमारा चलने वाला टॉपिक क्या होगा अगला, आज हमारा होगा सामयिक पवनें। भैया आज हम पढ़ने वाले हैं सामयिक पवनें। तो हेडिंग डाल लीजिए सामयिक पवनें।
तो आप मुझे बताएं भाई, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? देखिए ये ए चित्र है और ये बी चित्र है। आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि आपको चित्र में क्या नजर आ रहा है और चित्र बी में क्या नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सन यानी सूर्य, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मून यानी चंद्रमा। तो मतलब चंद्रमा कब दिखेगा? चंद्रमा दिखेगा रात में। सूर्य कब दिखेगा? दिन में। इसका मतलब ऊपर वाली स्थिति कब की है? ये दिन का दृश्य है। कब का दृश्य है ये दिन का दृश्य है। ये कब का दृश्य है? ये रात का दृश्य है। तो आप एक बात बताओ मुझे, जब दिन वाले दृश्य में क्या होगा? सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी, ये हमारे सूर्य भगवान जी, सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी, यहाँ भी पड़ेंगी, इस भाग पर पड़ रही है और इस वाले भाग पर भी पड़ रही हैं। तो क्या होता है, दिन का सॉरी भूमि वाला भाग जो होता है जल्दी गर्म होता है, समुद्र वाला भाग देर से गर्म होता है। क्या होता है? समुद्र वाला भाग देर से गर्म होता है। तो पवनें क्या होंगी? भूमि वाले भाग की पवनें गर्म होंगी, ऊपर उठ जाएंगी। जो समुद्र वाला भाग है उसकी पवनें धरती वाले भाग की ओर मूव करेंगी। तो क्या होगी? ये समय के अनुसार चली कि नहीं चली? ये दिन में तो पवनें कैसी चलती हैं? इस समुद्र से भूमि के भाग की ओर चलती हैं। रात में पवनें कैसी चलती हैं? भूमि वाले भाग से समुद्र वाले भाग की ओर चलती हैं। तो लिखेंगे इस टॉपिक में, लिखेंगे समय के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, दिशा बदलने वाली पवनें सामयिक पवनें कहलाती हैं। समय के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? ये सामयिक पवनें कहलाती हैं। और इन्हीं पवनों में क्या होता है? इन पवनों में कई तरह की पवनें पाई जाती हैं। सामयिक पवनों के ही टॉपिक होते हैं। वे क्या होते हैं? जैसे तापविलोपनता का सिद्धांत इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं? स्थल समीर पढ़ने वाले हैं, जल समीर पढ़ने वाले हैं। तो आप इस हेडिंग को लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? आप इस हेडिंग को लिख लीजिए भैया। ये सामयिक पवनें क्या होती हैं और हमारी स्थानीय पवनें क्या होती हैं? समय के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें क्या कहते हैं? सामयिक पवनें कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा भाई? देखिए ये क्या है हमारा? ये ग्रीष्म मानसून का दृश्य है। काय का दृश्य है? ये ग्रीष्म मानसून। ये कब का दृश्य है हमारा? ये हमारा है शीत मानसून। तो हेडिंग कौन सी डालेंगे? इन्हीं सामयिक पवनों के अंदर। देखिए ये इन्हीं सामयिक पवनों के अंदर हमें पहली हेडिंग क्या डाल लेनी है? हमें पहली हेडिंग डाल लेनी है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें हमें डाल लेनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा इस चित्र में क्या नजर आ रहा है भैया? देखिए अब जो सर्दियों वाले, हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था ये क्या है हमारा? ये भूमि वाला भाग है, ये हमारा जल वाला क्षेत्र है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो सर्दियों का मौसम होगा उस मौसम में क्या होगा? सर्दियों के मौसम में सूर्य कम दिखाई देते हैं। सूर्य भगवान, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम मात्रा में पहुँचती हैं। तो तुमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि भूमि वाला भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जल वाला भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो देखिए क्या होगा, ये जो हमारा भूमि वाला भाग है ये सर्दियों में
सूर्य की किरणें कम पड़ने के कारण ज़्यादा ठंडा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा। अब जब ये वाला भाग, भूमि वाला भाग अधिक ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर पाया जाएगा भैया निम्न वायु दाब। मैं आपसे बात करूँ, क्या पाया जाएगा यहाँ पर? निम्न वायु दाब यहाँ पाया जाएगा। इस वाले भाग में क्या पाया जाएगा? निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब पाया जाएगा। ये जल वाला भाग देर से गर्म होगा। अब सर्दियों के मौसम की बात है, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो एक बार गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में यहाँ पर क्या पाया जाएगा? जब यहाँ की वायु तो ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर पाया जाएगा उच्च वायु दाब। तो बताओ एक बात, वायु दाब, सॉरी ये ऊपर लिख दिया है, ये हमारा भूमि वाला भाग है, भूमि। तो आप एक बार बताओ, जब सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो ये वाला भाग जो होगा, ये वाला कैसा होगा? ये अधिक ठंडा होगा, अधिक ठंडा होगा। तो जहाँ पर क्या होती है? अधिक ठंड होती है, वहाँ पर ठंडी वायु पाई जाती है। और ठंडी वायु क्या डालती है? प्रेशर डालती है। कहाँ पर? नीचे की तरफ प्रेशर डालती है। तो यहाँ पर इसी प्रेशर के कारण, वायु दाब के कारण यहाँ पर क्या पाया जाएगा? इस क्षेत्र में पाया जाएगा उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब इस भूमि वाले भाग पर। और यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा, निम्न वायु दाब। और आपको पता है कि वायु किधर चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। लेकिन हमारा भारत है किस क्षेत्र में? ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है? ये हमारा भारत है कि नहीं है? और भारत हमारा किस गोलार्ध में है? मैंने तुम्हें बताया था कि भारत हमारा किस गोलार्ध में है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भैया, कहाँ गया भैया भारत हमारा? हाँ, ये हमारा पृथ्वी है। ये वाला भाग क्या है? 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाला भाग क्या है? उत्तरी है। ये दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने कहाँ मूव कर जाती है? दाएं साइड मूव कर जाती है। कहाँ मूव कर जाती है? दाएं साइड, दाएं साइड मूव करती हैं। इधर से चलेंगी तो इधर मूव कर जाएंगी, इधर मूव कर जाएंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं साइड मूव करती हैं कोलेरिस बल के कारण। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। अब हुआ क्या भाई? हाँ, इस वाले भाग में अब हवाएं कहाँ मूव कर रही हैं? अपने दाएं साइड मूव कर जाती हैं। कहाँ मूव कर जाती हैं? दाएं साइड मूव कर जाती है। ये मैंने तुम्हें बात अच्छे से क्लियर कराई थी। तो किधर चली वायु? इस दिशा की ओर चली, उत्तरी गोलार्ध में है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, क्योंकि यहाँ पर कैसी वायु है? अभी यहाँ पर है गर्म वायु। कैसी है? गर्म वायु है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो कैसा पाया जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर विंटर मानसून पाया जाएगा। इसी कारण, इन्हीं हवाओं के कारण तमिलनाडु के तट पर विंटर मानसून के कारण क्या होता है? तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। सर्दियों वाली वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तट पर होती है विंटर मानसून के कारण। ये चीजें तुम्हें समझ में आई। अब आता है हमारा कौन सा? समर मानसून। अब देखिए समर में क्या होता है? समर में होता है उल्टा। भूमि वाला भाग जल्दी गर्म होगा, समुद्र वाला भाग देर से गर्म होगा। ये वाला भाग कैसा होगा? जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, क्योंकि क्या है? समर, समर मतलब होती गर्मी। तो जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो वायु कहाँ उठ जाएगी? वायु उठ जाएगी ऊपर गर्म होकर। तो क्या पाया जाएगा यहाँ पर? निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। यहाँ पर क्या है? समुद्र देर से गर्म होगा। क्या होगा? देर से गर्म। यहाँ तो इस कारण क्या होगा? यहाँ की वायु कैसे होगी? ठंडी वायु, ठंडी वायु। ठंडी वायु कहाँ प्रेशर डालती है? नीचे की ओर। जब ठंडी वायु नीचे की ओर प्रेशर डालेगी, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? उच्च वायु दाब। यहाँ पर पाया जाएगा उच्च वायु दाब। तो हमारी किस दिशा की ओर चलेंगी? इस दिशा की ओर मूव करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मूव करेंगी, इस
इस तरह से मूव करेगी कि नहीं करेगी। तो होता क्या है, ये जो हमारा भाग है ये वाला भाग, इस वाले भाग में यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, पश्चिमी घाट कहते हैं। जब बाहर पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी, जब उसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से वायु उठती है समर मानसून के कारण, और इस तरह से यहाँ होते हुए इस क्षेत्र में इस तरह से जाती है। कुछ वायु ऐसी होती है बादलों का इस पहाड़ी से टकरा करके, कौन सी पहाड़ी से, इस पहाड़ी से टकरा कर क्या होती है, यहीं पर वर्षा करती है पश्चिमी घाट पर। यहाँ पर क्या पाया जाता है, पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होने के कारण अधिक तरह के वन पाए जाते हैं, अधिक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, समर मानसून में क्या चलती है, समुद्र से स्थल भाग की ओर वायु चलती है। विंटर मानसून में स्थल भाग से समुद्र की ओर वायु चलती है। इसमें लिखवाने वाली हालांकि कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आप इन चीज़ों को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मेरा मानना ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इनके संबंध 2-4 नोट पॉइंट होते हैं, वो मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ। यदि विंटर मानसून से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा भाई, वो देख लीजिए। यहाँ से मानसून पर क्वेश्चन इस तरह का आएगा। यदि विंटर मानसून की ही बात करें स्पेशल, विंटर मानसून हेडिंग डाल देंगे, विंटर मानसून और समर मानसून, यहीं पर लिखो लो 1 और 2। तो विंटर मानसून में क्या होता है, लिखेंगे यह है हमने 6 माह, एक निश्चित लिखेंगे 6 माह, 6 माह, ये दोनों 6 माह एक दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती। एक पॉइंट इसमें यह है, कौन सा पॉइंट में, विंटर मानसून में। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, विंटर मानसून में पवनों की दिशा विंटर मानसून में बताओ पवनों की दिशा क्या होगी। अब देखिए जो हमारा विंटर मानसून है, यहीं पर मैं बात करूं, इसको मैं लिख लूँ नॉर्थ साइड, इसको मैं लिख लूँ ईस्ट, इसको लिख लूँ वेस्ट, और ये वाली भाग क्या है हमारा साउथ भाग है। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, वायु किस दिशा की ओर चल रही है, मतलब ये वाला भाग क्या है, नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं है, ये वाला भाग नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला क्या है, ये वाला साउथ वेस्ट है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर वायु किस दिशा की ओर मूव कर रही है, यहाँ पर वायु किस दिशा की ओर मूव कर रही है, यहाँ पर वायु इस दिशा की ओर मूव कर रही है नहीं कर रही है, इस दिशा की ओर, मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो यहीं पर लिख लेंगे विंटर मानसून में पवनों की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से। विंटर मानसून में पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया। इसमें कुछ रटने वाली चीजें हैं नहीं, क्योंकि सीधा सीधा डायग्राम में दिख रहा है। पवन की तरफ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चल रही है, केवल समझ के यहाँ पर लिखना ही है। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा समर मानसून। अब देखिए समर मानसून में क्या होता है, समर मानसून में भी 6 महीने पवनें एक निश्चित दिशा में चलती हैं। देखेंगे 6 माह पवनें निश्चित दिशा में चलती हैं। निश्चित दिशा में चलती हैं। अब
6 महीने पवनें एक निश्चित दिशा में चल रही हैं, ये तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन और भी यहाँ पर कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, इस वाले भाग की बात करूँ, तो ये इसका नॉर्थ आ जाएगा, ये क्या है इसका नॉर्थ, ये क्या है इसका ईस्ट, ये वाला भाग क्या है इसका वेस्ट, ये वाला भाग क्या है इसका साउथ। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला भाग कौन, ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी, ये वाली साउथ वेस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी साउथ वेस्ट, और ये वाली भाग कौन सी आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो आप एक बार बताइए हवा किस दिशा की तरफ मूव कर रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लिखेंगे समर मानसून में, मतलब जो हर गर्मियों वाला मानसून होता है उस मानसून में पवनों की दिशा क्या होती है, समर मानसून में। नोट पॉइंट नंबर 2 डाल कर लिखेंगे, समर मानसून में पवनों की दिशा क्या होती है, पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, उत्तर पूर्व। इसमें कुछ रटने वाली चीज है नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको साफ साफ नजर आया होगा समर मानसून में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड पवनें चलती हैं। तो ये क्या था हमारा समर मानसून, विंटर मानसून था, ये चीजें खत्म हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक क्या है हमारा, या आप अपने रजिस्टर में लिख भी सकते हैं। इससे अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, इससे अगला टॉपिक होगा हमारा स्थल पवन और जल पवन, स्थल समीर और जल समीर। तो क्या टॉपिक था इससे अगला हमारा, ये तो देखिए स्थल समीर और जल समीर। टॉपिक डालने में नंबर 3 ऐड डाल गए, स्थल समीर और जल समीर। जल समीर। अब ये हमारे दो टॉपिक हैं, स्थल समीर और जल समीर। सीधा सीधा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वैसे भी ये ज्योग्राफी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यदि हमने ये चीज़ें छोड़ दी तो हमारी ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम इन टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो क्या होता है स्थल समीर और जल समीर, देखिए क्या होता क्या है। ये हमारा डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, ये रात के समय का है। कब का है भैया, ये रात के समय का है। ये कब का है, ये हमारा दिन के समय का है। रात के समय का है, दिन के समय का है। अब हुआ क्या, पहले हम दिन की बात करें, दूसरे टॉपिक की। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ये हमारी भूमि वाला भाग है, ये हमारा सी है, मतलब समुद्र है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वायु यहाँ की जल्दी गर्म हुई, जल वाले भाग की वायु स्थल वाले भाग की वायु जल्दी गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद में क्या बना, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बना। मतलब जो हमारा भूमि वाला भाग था वहाँ पर क्या बना, लो प्रेशर जोन की उत्पत्ति हुई। और ये वाला भाग देर से गर्म हुआ, समुद्र वाला भाग जब क्या होगा, देर से गर्म होता है। क्या हुआ, देर से गर्म होता है, तो यहाँ पर क्या पाया, हाई प्रेशर जोन पाया गया। हाई प्रेशर जोन के कारण क्या हुई, वायु इधर चलना शुरू हुई, जल वाले भाग की ओर चलना शुरू हुई। तो दिन के समय में कैसी पवनें चलेंगी, दिन के समय में चलेंगी जल समीर चलता है दिन के समय में। देखिए किस तरह से पवनें इस तरफ मूव करती हैं, इस तरह से मूव करेंगी। और ये वाली पवनें कहाँ मूव कर जाएंगी, इस दिशा की ओर मूव कर जाएंगी, क्योंकि हवा किस दिशा में चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है। क्या चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आई, स्थल समीर और जल समीर समझ में आया।
इसी तरह से यहाँ देखिए कूल एयर डाउन। अब देखिए रात की बात है, जबकि है रात की बात है, ये क्या है हमारा मून है, मतलब रात का समय होगा। रात के समय क्या हुआ, अब जो भूमि देर से वो हुई थी, सूरज के कारण भूमि जल्दी गर्म हुई थी, जल्दी ठंडी होती है, भूमि की प्रकृति होती है। जो भूमि वाला भाग होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है समुद्र के मुकाबले। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला भाग ठंडा पाया गया, क्या हुआ, ठंडा हो गया रात के समय। अब ये दिन का गर्म हुआ था, देर से गर्म हुआ तो क्या होगा, देर से ही ठंडा होगा। अब यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर गर्म वायु रही, गर्म वायु। ये वायु कहाँ उठी, ये वायु ऊपर उठ गई। जब ये वायु ऊपर उठी तो यहाँ पर क्या पाया गया, यहाँ पर लो प्रेशर जोन पाया गया। क्या पाया गया, लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन मतलब निम्न दाब। यहाँ पर क्या पाया गया, यहाँ पर वायु नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही है, क्योंकि यहाँ की वायु कैसी है, अभी ठंडी है, ठंडी हवा की तरफ प्रेशर डालती है नीचे। तो यहाँ पर क्या पाया गया, हाई प्रेशर जोन, मतलब उच्च दाब पाएगा, उच्च दाब पाएगा। तो हवाएं किधर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मूव करती हैं। तो रात के समय क्या चलती हैं, रात के समय चलती है स्थल समीर। तो ये चीजें लिखवाने वाली थी, मैंने आपको समझा दी, लिखवाने वाली थी ये चीजें, मैंने आपको समझा दी। अब इसमें क्या लिखेंगे भाई, हम स्थल समीर डाल करके लिखेंगे स्थल समीर में भूमि का भाग। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, भूमि का भाग क्या होता है, भूमि भाग क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। भूमि भाग जल्दी गर्म होता है, किसके मुकाबले, भूमि भाग जल्दी गर्म होता है जलीय भाग के मुकाबले। तो क्या हुआ, जब भूमि भाग जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब पाया जाएगा, इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब पाया जाएगा। सॉरी कहाँ दिन की बात हो रही है, यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा, वायु इधर चलेंगे। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, वायु इस दिशा में चलेंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, वायु इधर चलेंगी। तो क्या होगा, जो हमारा दिन का समय होता है, दिन के समय क्या चलती हैं, दिन के समय चलती हैं जल समीर, मतलब जलीय पवनें। रात के समय क्या चलती हैं, स्थल समीर चलती हैं। तो ये चीज़ें लिखवाने वाली हालांकि इतनी है नहीं, तो इन चीज़ों को समझाने वाली ही थी। अब इससे अगला टॉपिक क्या है हमारा, इससे अगला टॉपिक है हमारा वही अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही होंगी भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर आपको सूर्य भगवान नजर आ रहे हैं, ये हमारे सूर्य भगवान। ये हमारी क्या है, यहाँ पर आपको पहाड़ी नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है भैया, ये आ रही है पहाड़ी नजर, ये इस तरह। ये इस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, आपसे बात करने लगूंगा।
ये क्या हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं। हम मैं आपसे एक बात करूँ, भैया हमारे सूर्य भगवान जी हैं, ये क्या है हमारे चंद्रदेव जी हैं, चंद्रमा, ये है हमारे सूर्य जी, ये है हमारे चंद्रमा। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो क्या होगा, अब यहाँ से कितने पढ़नी शुरू हुई, हम पार्ट ए की बात करें यहाँ पर, सूर्य से रोशनी आनी शुरू हुई। तो आप मुझे बताएं कि सूर्य की रोशनी किधर ज़्यादा पड़ेगी, किधर ज़्यादा पड़ेगी सूर्य की रोशनी। जाहिर सी बात है, आप कहोगे भैया ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ये क्या होगा, ये ऊपर वाला भाग है जल्दी गर्म हो जाएगा, और ये नीचे वाला भाग जो है घाटी, जिसे कहते हैं घाटी यानी धूम कहते हैं, हिंदी में घाटी कहते हैं, धूम कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, इस पहाड़ों की छाया क्षेत्र वाला भाग जो छाया वाला, जिसे हम कहते हैं घाटी क्षेत्र, वहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ की वायु कैसी होगी, अभी यहाँ की वायु ठंडी वायु होगी यहाँ पर। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, जब ये वाला भाग जल्दी गर्म होगा, चोटी वाला भाग, पहाड़ के चोटी वाला भाग जो होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा तो यहाँ की वायु कहाँ उठ जाएगी, यहाँ की वायु ऊपर उठ जाएगी, उठेगी। अब यहाँ पर ठंडी वायु है अभी घाटी में, तो ये ठंडी वायु क्या करेगी, ये ठंडी वायु यहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण करेगी। उच्च दाब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, निम्न दाब, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा। तो ये उच्च दाब वाली वायु किधर चलेगी, इस दिशा की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी, ये चोटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। किधर मूव करना शुरू कर देगी, चोटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी दिन के समय। आप कहोगे सब, लेकिन सब एक मिनट, आपने भी कुछ और भी बताया था। मैंने कहा जी बताओ क्या बताया था। भैया तुमने तो हमें एक बात ये बताई थी कि जो ऊपर की तरफ चलने पर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल बताया था। कितना बताया था, 1 किलोमीटर चलने पर डाउन होता। अच्छा, मैंने कहा जी बिल्कुल। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि भैया ज्योग्राफी में केवल एक ही कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं चलता, वहाँ पर कई कॉन्सेप्ट मिल करके एक टॉपिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर वही नियम काम कर रहा है। क्या होता है, सूर्य की किरणें जिधर ज़्यादा पड़ेंगी, देखिए ऊपर चलने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पा रहा घाटी में, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा कम होगा भैया। क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा कम रहेगा वहाँ पर निम्न उच्च वायु दाब पाया जाएगा, और जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ पर वायु गर्म होगी, ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाएगा। ठीक है सर, आपने कहा मुझे बढ़िया, बिल्कुल ऐसा ही होता। तो उच्च वायु दाब से कहाँ चली वायु, उच्च वायु दाब से कहाँ चलनी शुरू हुई भैया, निम्न दाब की ओर। इधर निम्न दाब की ओर, इस दिशा की ओर चलनी शुरू हुई। बहुत आती है रात की, लेकिन सर 1 मिनट, रात में तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जी। मैंने कहा भैया रात में इसका उल्टा होता है, मतलब दिन में हवा ऐसे चलती है, रात में ऐसे चलती हैं, लेकिन क्यों चलती हैं, मैंने कहा बताते हैं। क्या हुआ, और रात की बात आती है भाई, रात की बात आती है। और देखिए वो जो आपका टॉपिक था कि ऊपर चलने पर टेम्परेचर कम होगा, वो इस रात वाले फॉर्मूले में काम करेगा। कहाँ करेगा, इस रात वाले फॉर्मूले में अब काम करेगा। ऊपर चलने पर टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर वो पूरा पूरा काम करता है। देखिए कैसे, अब ये वाला भाग जल्दी गर्म हुआ था, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये वाला भाग जो था कहाँ गया, ये वाला भाग, अब ये रात में क्या हुआ, ठंडा हो जाएगा। ये वाला भाग क्या है, अभी गर्म है। तो रात में वायु किधर चलेगी, ठंडे से गर्म की ओर चलेगी। क्यों चलेंगी, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में क्या पाया जाता है, उच्च दाब। उच्च दाब, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, निम्न दाब पाया जाएगा। एक तो वैसे ऊंचाई पे है, दूसरा ठंड की रात की बात है, और जब ऊंचाई पे भी है और रात भी है तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा।
और ये घाटी वाला भाग अभी गर्म में आएगा रात के समय में। तो रात के समय में क्या चलती हैं, पहाड़ों से नीचे की ओर हवाएं चलती हैं, चलती हैं पहाड़ों से नीचे की या घाटियों की ओर हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम घाटी समीर या पहाड़ी समीर भी हम कहते हैं। इनके बारे में आपको 2-4 नोटमेंट लिखा होगा भी, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसमें होता क्या है भाई, तो इसमें लिखवाने वाला है क्या भाई, इसमें यही 2-4 पॉइंट लिखवाने वाले थे, बल्कि आज का टॉपिक समझाने वाला ही है। लिखेंगे भैया घाटी समीर, मेरा टॉपिक लिखेंगे घाटी समीर, क्या यहीं पे लिखवा दो इसमें, चलिए यही लिख लेते हैं। ये क्या है, हमारा पहला टॉपिक है घाटी समीर। अब यहाँ पर लिखो घाटी समीर, घाटी समीर में लिखेंगे दिन में पहाड़ी क्षेत्र, जिनमें पहाड़ी चोटी जल्दी गर्म होती है, दिन में क्या होता है, पहाड़ी चोटी जल्दी गर्म होती है, इससे वहाँ निम्न दाब उत्पत्ति होती है। इस कारण चोटी पर इस कारण चोटी पर क्या होता है, इस कारण चोटी पर निम्न दाब पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे घाटी धूप न पहुंचने के कारण, धूप कम पहुंचने के कारण, घाटी में धूप कम पहुंचने के कारण क्या होता है, ठंडा वातावरण होता है, ठंडा वातावरण होता है। इस कारण यहाँ उच्च दाब पाया जाता है। क्या होता है, इस कारण यहाँ उच्च दाब पाया जाता है। तो दिन में क्या चलती हैं, दिन में चलती हैं, इसी कारण दिन में पहाड़ों पर घाटी से हवाएं चलती हैं, घाटी से चोटी की ओर हवाएं चलती हैं। इसी कारण क्या होती हैं, जब ऊपर निम्न दाब पाया जाएगा, नीचे अधिक दाब पाया जाएगा, तो हवाएं क्या चलेंगी, नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएंगी, मतलब घाटी से चोटी की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दूसरा क्या है, अब आप एक बात बताइए, मैंने तुम्हें यहीं पर एक चीज़ एक्सप्लेन कराई थी कि भैया ऊपर की ओर चलने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। ऊपर की ओर चलने पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर की ओर चलने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि चोटी की ओर चलने पर टेम्परेचर बढ़ रहा,
क्योंकि धूप अधिक पड़ रही है। तो जब ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाए, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ताप विलोपनता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप विलोपन कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जब आपने 12th क्लास में होंगे तो मैं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भैया क्या होता है, फोग का निर्माण किस तरह से होता है। क्या होता है? फोग का निर्माण किस तरह से होता है। तो टॉपिक आपका आज यहाँ से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर कैसी वायु थी, यहाँ पर तो भी गर्म वायु थी चोटी पर, ये कैसी वायु है? ठंडी वायु है। तो जब ठंडी वायु क्या होगी? ये ठंडी वायु ठंडी प्लस गर्म वायु मिलेगी। ठंडी प्लस गर्म वायु मिलकर किस चीज का निर्माण करती है? फोग या कोहरे का निर्माण करती है। फोग या कोहरे का निर्माण करती है। इसी कारण इस क्षेत्र में फोग या कोहरा पाया जाता है, अधिक मात्रा में फोग या कोहरा पाया जाता है, क्योंकि ठंडी वायु किसी से टकराती है? गर्म वायु से टकराती है और फोग का निर्माण होता है। और जब क्या होता है, ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाए, उस सिद्धांत को हम कहते हैं ताप विलोपनता का सिद्धांत। मेरा मानना है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब दूसरा क्या है भाई हमारा? दूसरा है हमारा ये तो हमारी घाटी जमीन थी। पहाड़ी जमीन। अब ये वाला क्या है? हमारी पहाड़ी जमीन। तो आप मुझे बताओ तो भैया ये वाला भाग तो क्या हुआ रात के समय में, ये वाला भाग क्या हुआ? ठंडा हुआ। ये वाला भाग क्या हुआ? गर्म हुआ। यहाँ की वायु क्या हुई? गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो गई। इस तरह से आई, इस तरह से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो गई। तो जो यहाँ की वायु है ये किधर दिशा मूव करेगी? इधर दिशा में। यहाँ पर क्या है? भी उच्च दाब है। रात के समय में क्या होता है? उल्टा होता है। रात के समय में चीज़ें क्या होती हैं? इसकी उल्टी होती हैं। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब जो मैंने यहाँ लिखवा है, यहाँ पर बस केवल उसका उल्टा करना है। यहाँ पर क्या करना है? इसका उल्टा करना है। लिखेंगे रात के समय पहाड़ों की चोटी पर तापमान कम होता है। ताप कम होता है। जब तापमान कम होगा तो वायु किधर चलेंगी? गर्म की ओर चलेंगी, तथा घाटी में तापमान अधिक होता है। बस इतनी चीजें लिख लीजिए इसमें। अब आप मैंने आपको तो अच्छी तरह समझाया। जब टेम्परेचर घाटी में देखा होगा, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ चुकी होंगी पहले, तो घाटी में निम्न दाब क्षेत्र पाया जाएगा, यहाँ पर उच्च वायु दाब क्षेत्र पाया जाएगा। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ें समझ में आई? तो मैं यहाँ से एक चीज़ का समझ में आया कि पहाड़ों पर कोहरे का निर्माण किस तरह से होता है? ठंडी प्लस गर्म वायु के टकराने से होता है। दिन के समय में हवाएं किधर से चलेंगी? दिन के समय में हवाएं चलेंगी नीचे से चोटी की ओर, मतलब धरती से चोटी की ओर हवाएं चलती हैं दिन के समय में। रात के समय में क्या चलती हैं? चोटी से धरती की ओर हवाएं चलती हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे कि भैया एक बार बताइए कि पहाड़ों पर जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पर दिन के समय में किस तरह की हवाएं चलती हैं? ऑप्शन आ जाएगा वेली विंड चलती हैं, यानी घाटी समीर चलती हैं। ऑप्शन भी आ जाएगा पहाड़ी समीर चलती हैं। खत्म। कितना सा कॉन्सेप्ट था? चित्र के माध्यम से आपको क्या हुआ? अच्छी तरह समझ में आया। चलते इससे अगले टॉपिक पर। वो क्या है भाई? वो है हमारा बात करने पर यदि आप लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो काफ़ी अच्छा होगा। इस तरह से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घाटी समय क्या होता है? माउंटेन समय ये चीज़ें क्या होती हैं?
अब देखिए यहाँ पर ये दो चित्र आपको नजर आ रहे हैं। एक नॉर्मल कंडीशन है, क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। अब एक तो है नॉर्मल कंडीशन साधारण, एक कहती है ये है हमारी विशेष स्थिति। अब क्या होगा इस नॉर्मल कंडीशन में, विशेष स्थिति में क्या होगा कि जो वायु होती है नॉर्मल स्थिति में वो गर्म होकर काटती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है, काटती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर सतह के पास सतह के पास सतह के पास क्या होती है, ठंडी वायु होती है। अब हुआ क्या, ये जो ठंडी वायु है जो यहाँ से फैक्ट्री वगैरह से स्मोक निकलता है वो एक लेयर बना लेता है। क्या बनाता है, लेयर, एक गर्म हवा की, गर्म, ये लेयर आपको नजर आएगी गर्म हवा। अब बनती क्यों है, मैंने तुम्हें बताया था ताप विलोपनता का सिद्धांत। क्या बताया था, ताप विलोपनता का एक सिद्धांत बताया था कि जब ऊपर की ओर चलने पर टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाए। क्या हो जाए, यदि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो टेम्परेचर क्या घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाए। अब जब टेम्परेचर ऊपर की तरफ घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा उसी स्थिति को हम कहते हैं ताप विलोपन। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए कि ताप विलोपन क्या होता है, ताप विलोपन का सिद्धांत। लिखेंगे तापमान घटने के स्थान पर बढ़ना आरंभ हो जाए तो तापमान ऊपर की ओर चलने पर बढ़ना शुरू हो जाए। उस स्थिति क्या कहते हैं हम, उस स्थिति को ताप विलोपनता कहते हैं। देखिए मैंने तुम्हें एक साधारण सा नियम बताया था कि तुम्हारा क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। यहाँ पर क्या होता है, क्षोभ मंडल में यदि ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1 किलोमीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अब जब इतना सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है पर किलोमीटर चलने पर, और 165 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो क्या थे, हमारे साधारण से नियम थे, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं, यदि हम ऊपर की तरफ चले और टेम्परेचर घटने के स्थान पर बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ऊपर की दिशा में निम्न दाब क्षेत्र पाया जाएगा, नीचे उच्च दाब क्षेत्र पाया जाएगा टेम्परेचर बीच में बढ़ने के कारण। तो ये वाली जो परत है, कौन सी, ये वाली जो परत है, इस विशेष स्थिति में ये वाली जो परत है वार्म एयर, ये तो यहीं पर अपनी परत बना के रह गई। अब ये वाली क्षेत्र जो थी ठंडी वायु, ये कहाँ चलती है, इस क्षेत्र में क्या था, निम्न दाब था, अभी निम्न दाब था, क्योंकि गर्म वायु है। यहाँ पर क्या है, उच्च दाब है, उच्च दाब है। तो आप मुझे एक बार बताओ, ये वाली वायु इस दिशा की तरफ मूव करेगी, नहीं करेगी? ये ठंडी वायु धरती से सतह से इस दिशा की तरफ मूव करेगी, मूव करेगी ऐसे। और जब ठंडी वायु गर्म वायु से टकराएगी, ठंडी वायु गर्म वायु से टकराने पर किस चीज का निर्माण करती है, ठंडी वायु गर्म वायु से टकराने पर निर्माण करती है कोहरे का। किस चीज का निर्माण करती है, कोहरे का निर्माण करती है। यही कारण सर्दियों में कोहरा होने का क्या होता है, यही कारण होता है। तो यहाँ पर किस चीज का निर्माण हुआ, फोग यानी कोहरे का निर्माण हुआ।
और तुमने देखा होगा सर्दियों में जब फॉग होता है, कोहरा होता है, तो वहाँ पर किस तरह की मौसम में घटनाएं बहुत कम होती हैं। सूर्य किरणें प्रकाश तक नहीं पहुँच सतह तक नहीं पहुँचती। जब सूर्य किरणें सतह तक नहीं पहुँचेगी तो फिर ठंडा वातावरण पाया जाएगा, ठंडा और क्या होती है और बढ़ती चली जाती है, क्या होती है और बढ़ती चली जाती है। किस कारण? क्योंकि जब गर्म वायु ठंडी वायु से टकराती है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? कोहरे का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये तापावलोकनता का सिद्धांत। जब तापमान ऊपर की ओर चलने पर घटने के स्थान पर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं हम तापावलोकन क्या कहते हैं। देखिए ये वाली परत क्यों पाई जाती है यहाँ पर, ये वाली परत गर्म क्यों पाई जाती है? यदि हम इस पर डिटेल से जाने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, वो हमारा टॉपिक है नहीं, क्या नहीं है, इस तरह के टॉपिक SSC में नहीं आते, तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भैया तापावलोकनता में क्या होता है, डेफिनेशन देकर के ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इससे अगला क्या है भैया हमारा, किस चीज की स्थिति थी? ये तापावलोकनता वाले सिद्धांत की स्थिति थी। तापावलोकन ये वाली क्या चीज थी? ये सिंपल है, साधारण। देखिए अब आता है दूसरा टॉपिक हमारा, महासागरीय क्षेत्र में तापावलोकनता। अब महासागरीय क्षेत्र में तापावलोकनता किस तरह से पाई जाएगी? देखिए जब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश किधर पड़ेगा? जल के ऊपर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश जल के ऊपर पड़ेगा तो वायु क्या होगी? गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और अपने साथ में क्या ले जाएगी? अपने साथ में जल वाष्प ले जाएगी। और ऊपर जाकर के यदि हम 1 किलोमीटर की बात करें, यदि पृथ्वी से हमारी सतह होती है सौर मंडल, वहाँ से हम बात करें पर किलोमीटर की, 1 किलोमीटर चलने के बाद में वायु, यदि हम ऊपर की बात और बात करें, 1 किलोमीटर चलने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। और यदि 165 मीटर की बात करें, यदि हम 165 मीटर ऊपर की दिशा में चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही सिद्धांत यहाँ पर होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या था हमारा? ये भूमि वाला भाग था। ये हमारा क्या है? ये हमारा जलीय भाग है। ये भूमि है हमारी और ये क्या है? ये हमारा जल है। अब देखिए महासागरीय क्षेत्रों में तापावलोकनता कब बनती है? जब ठंडी वायु गर्म हवा के उसमें आती है, संपर्क में आती है, तो क्या होता है? फॉग का निर्माण होता है और कोहरे का निर्माण होता है। क्या होता है? फॉग और कोहरे का निर्माण होता है। और ठंडी वायु गर्म वायु से कब टकराएगी? देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें इस तरह से, यहाँ पर प्रकाश पड़ा और इधर भी प्रकाश पड़ा, तो ये वाला भाग क्या हुआ था? पहले सिद्धांत में तो भूमि वाला भाग जल्दी गर्म हुआ था और जलीय भाग जो था वो धीरे धीरे गर्म हुआ था। तो जो हमने शुरू वाले सिद्धांत पढ़ा था उसमें क्या होता था? वायु समुद्र वाले भाग से जल वाले भाग की ओर मूव कर जाती थी, क्योंकि वायु का एक नियम था कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रस्थान करती थी। क्या करती थी? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रेशर डालती थी। उसे हम क्या कहते थे? उसे हम स्थल समीर और जल समीर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो यहीं पर क्या होता है? इसी में कहाँ गया हमारा? देखिए ये जो हमारा सिद्धांत था, यहाँ पर क्या हो रहा था? कोहरे का बनना। ये वाला भाग गर्म हुआ था भूमि वाला, ये वाला भाग अभी भी ठंडा ही था। तो वायु, आपको यहाँ पर एक साइन नजर आ रहा होगा, ये वाला किसी तरह से इस तरह की मूव कर रहा है, मतलब निम्न दाब की ओर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। ये वाली वायु गर्म हुई और इस दिशा की ओर मूव करेगी, क्योंकि ये वाली वायु कहाँ पहुंच चुकी? इधर पहुंच चुकी। तो ये वाली जो गर्म वायु थी, कौन सी? महासागर से आने वाली गर्म वायु जब ठंडी हवा के संपर्क में आएगी तो किस चीज का निर्माण होगा? फॉग का निर्माण होगा। बस यहाँ पर कुछ ज्यादा बताने वाली चीजें है नहीं, मैं इन चीजों को आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ये चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा।
और क्या होता है भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। हाँ, ये चैप्टर क्या होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हमने जो क्या पढ़ी थी, हमने पवने पढ़ी थी अपनी, क्या पढ़ी थी हमने, पवने। देखिए हमने क्या पढ़ी थी अपनी, पौने पढ़ी थी। अब पौने में हम अपने कितने भाग कंप्लीट कर चुके हैं, पौनों में हम अपने भाग कर चुके हैं। पहला स्थानीय पौने, स्थायी पौने कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा कौन सा कर चुके हैं, सामयिक पौने, आज हमने कंप्लीट कर ली। तीसरी कौन सी कंप्लीट करेंगे हम, नंबर 1, नंबर 2। और जो अब हमारा कल का होने वाला टॉपिक है वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्थानीय पौने। क्या होगा, स्थानीय पौने। देखिए यहाँ पर किस तरह की पौने पूछी जाती हैं, यहाँ पर पूछी जाती हैं कि भाई जो हमारी लू होती हैं वो किस क्षेत्र में चलती हैं, शीतलहर होती हैं वो किस क्षेत्र में चलती हैं। कई तरह की पौने होती हैं, जैसे फोहन होती है, इटली में जो खून की वर्षा होती है, मतलब खूनी वर्षा कहते हैं उसे, वो किन पौनों के कारण होती है। और लू चलती है वो किस कारण चलती है, किस क्षेत्र में चलती है, विशेष करके स्थान देकर पूछे जाते हैं। फ्रांस में चलने वाली, सर्दियों में चलने वाली वायु का क्या नाम है। तो उन सबको हम कहाँ पढ़ेंगे, उन सबको हम यहाँ पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा, यदि पौनों की बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है। देखिए मैं इन चीज़ों को आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था कि हमारे फ्रांस में कौन सी पौने चलती हैं, इटली में कौन सी पौने चलती हैं, डायरेक्ट लिखा करके भैया याद कर लिया उनसे, इन चीज़ों को याद कर लिया। लेकिन क्या होता, ये चीज़ें सब किताब में लिखी हुई थी, किताब में लिखी हुई थी, आप इससे ज़्यादा वहाँ से जाकर पढ़ लेते तो कुछ फ़ायदा हुआ क्लास देखने का, नहीं। मेरा मानना है जब तक आप इन चीज़ों को एक बार देखने के बाद में, एक बार देख करके यदि आप रिवाइज करके यदि आप भूल जाते हैं तो ज्योग्राफी ऑनलाइन पढ़ने का कुछ फ़ायदा है नहीं। क्या नहीं है, यदि आप क्लास देखने के बाद में इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो क्लास देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या होता है ये, इनमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्थानीय पौने। कल का होने वाला टॉपिक है हमारा स्थानीय पौने। तो देखिए भैया ज्योग्राफी कभी भी रटने से समझ में नहीं आने वाली। यदि रटन विद्या वाली बात है तो किताबों में लिखा हुआ है, वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, अब हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, अपना 1 घंटा पर डे हमें दे रहे हैं, तो जिम्मेदारी बनती है आपको याद कराने की, हमारी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप मेरी क्लास को एक बार देख लेंगे, देखने के बाद में एक बार केवल रिवाइज कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमारा कल का होने वाला टॉपिक होगा स्थानीय पौने। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।